हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है बेटा एस ब्लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लॉक केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन एक चीज़ याद दिला दूं, याद करिए, मैंने बहुत पहले जब मैं केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इन सब के लेक्चर आपको मैंने दिए थे, तो मैंने उस समय एक बात बोली थी। मैंने कहा कि भाई अगर सॉल्ट को मजबूत करना है तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन पढ़ो। फिर मैंने क्या कहा था कि अगर ब्लॉक केमिस्ट्री को मजबूत करना है तो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ो। सॉल्ट एनालिसिस होपफुली आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, और उसके बाद जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा मामला, समझे? चलिए, तो आइए आज ब्लॉक केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं एस ब्लॉक के। तो सबसे पहले बहुत ही आसान आसान बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से बस देखते जाइए। कुछ मेमोरी बेस है और बहुतों में कंसेप्ट छुपा हुआ है, कुछ रिएक्शन बेस है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। पहला, किसके बारे में देखना है भाई? बेरिलियम बीईओ के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? बीईओ के बारे में देखना है भाई। बीईओ जो होता है सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, एम्फोटेरिक होता है, जबकि वो क्या कह रहा है? एसिडिक। गलत। बात समझ में आई? हाँ। बेरिलियम कार्बोनेट इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, ये बात सही है, मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ध्यान रखना है। बेरिलियम सल्फेट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, ये बात भी सही है, ठीक है ना। बड़े जो सल्फेट्स होते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में हम पढ़ के आए हुए होते हैं, सल्फेट्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सल्फेट्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। और इनकी जो सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। BeSO4 सबसे ज्यादा जैसे सॉल्युबल, देन उससे कम Mg, फिर Ca, और सबसे ज्यादा जो इनसॉल्युबल होता है वो BaSO4 होता है। BaSO4 क्या होता है? पानी में इनसॉल्युबल। तो BeSO4, ये राइट का निशान लगा रहा हूं, इसका मतलब ये सॉल्युबल है। और BaSO4 इसका मतलब ये क्या है बेटा? इनसॉल्युबल है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो बहुत ही वेल नोन है कि एनामोलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना, बाकियों से थोड़ा सा क्या है? हट करके है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से BCD होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर डी होना चाहिए। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, याद दिला दूं आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है, अपने आप आंसर सोचना है, फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन दूं उससे आपको क्या करना है? क्रॉस वेरीफाई करना है। ओके। चलिए, लिस्ट को मैच कराना है, ठीक है। अब ये ऐसी चीजें हैं, पता होनी चाहिए, नेम इन सबके पता होने चाहिए। जैसे स्लैक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। डेड बर्न प्लास जो है वो CaSO4, वही जिप्सम जब हीट कर रहे होते हैं तो उस बीच जो बनता है। कास्टिक सोडा NaOH को बोला जाता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट .10H2O को बोला जाता है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है? डी। ए का सेकंड, ठीक है, बी का फोर्थ, सी का 1, और डी का 3। करेक्ट। तो बाकी आप देख सकते हैं कहीं ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा है। फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर बनाना है, किसको बनाना है? LiAlH4 को। ऑर्गेनिक में भी काफी पढ़ाया जाता है इसके बारे में। अगर इसका प्रिपरेशन करना है तो भाई कैसे होगा? ये LiH है और ये आपका Al2Cl6 है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन होगा, और साथ में निकल जाएगा क्या? LiCl। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज क्या हो गया हमारा? सी, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा फ्लेम टेस्ट। सॉल्ट एनालिसिस में आपने फ्लेम टेस्ट पढ़ा होगा, तो जिसको पता है वो बता सकता है, नहीं पता है तो नहीं बता सकता। पोटेशियम पेल वॉयलेट या लिलैक, याद आया? कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रांशियम क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। तो फ्लेम टेस्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को? चेक कर लीजिए। ए का 2 वॉयलेट, ठीक है, बी का 1 बताया था मैंने ब्रिक रेड, सी का 4 बताया था क्रिम्सन, और डी का मैंने एप्पल ग्रीन बताया था, यानी कि 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इनमें से कौन है जो एम्फोटेरिक होता है? तो भाई देखो, जनाबे अली ने बेकार गाया, पंजाबी सॉन्ग, आते सब, ये सब एम्फोटेरिक नेचर के
होते हैं। तो अब आप देख लीजिए बी इसमें आ रहा है बेटा, एक तो BeO होगा और एक उसका हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हो हाइड्रोक्साइड हो ये सब कैसे होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ही होंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज इसका क्या होना चाहिए, ए और सी, और वो ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन सॉरी, एन एल्कलाइन अर्थ मेटल M गिव्स सॉल्ट विद क्लोरीन। ठीक है साहब, एक मेटल है जो सॉल्ट बनाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। चलिए, विच इज सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, पानी में सॉल्युबल भी है। अभी तक कुछ पता नहीं चला मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आगे, इट ऑल्सो फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल सल्फेट, यहां पे थोड़ा सा मुझे आइडिया लगा, ये क्या बनाता है, इनसॉल्युबल सल्फेट बनाता है। तो पहला तो मुझे आइडिया क्या लगा थोड़ा सा, कि सेकंड ए ग्रुप का है, बात समझ में आई। दूसरा मुझे आइडिया लगा कि ये इनसॉल्युबल सल्फेट है। अब कुछ कुछ मुझे आइडिया लग रहा है कि कौन हो सकता है। आगे, हुज मिक्सचर विद अ सल्फाइड ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल के सल्फाइड के साथ वो लिथोफोन बनाता है। तो भाई लिथोफोन का फॉर्मूला होता है बी, जस्ट अ सेकेंड, ZnS प्लस BaSO4, दिस इज लिथोफोन। तो यानी कि वो बेरियम होना चाहिए। तो याद करिए, बेरियम सल्फेट पानी में इंसॉल्युबल होता है, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था BaSO4 पानी में क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है, नंबर 1। ये बात क्लियर है भाई, अभी बताया था। ओके, और देन उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गए साहब, हाँ ये रहे। उसके बाद इनसॉल्युबल पहला सेकंड ए ग्रुप का है तो BA होना चाहिए, चलो सभी सेकंड ए ग्रुप के हैं। इनसॉल्युबल सल्फेट बनाता है, BA होना चाहिए। दूसरी चीज लिथोफोन बोल करके तो उसने कहानी खत्म कर दी। तो फाइनल आंसर क्या होगा भाई, BA। बात समझ में आ रही है, बैरियम फाइनल आंसर होगा। मतलब कहने का यह है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये आंसर होगा, कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल विच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP एट नॉर्मल टेम्परेचर। देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात आ रही है तो BeOH होल ट्वाइस से जब हम BaOH होल ट्वाइस जाते हैं तो फैजांस कह गए हैं क्या, फैजांस क्या कह गए हैं भाई, फैजांस कह गए हैं कि हाइड्रोक्साइड के केस में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का KSP सबसे कम होना चाहिए, यानी कि वो पानी में कम सॉल्युबल होना चाहिए और वो ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। तो फाइनल आंसर हमारा D आ रहा है, दैट्स ऑल। तभी मैंने क्या कहा था कि अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, फैजांस रूल पढ़ोगे, सब पढ़ोगे तो ब्लॉक केमिस्ट्री तक फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है ना, हैज द लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए ये लिथियम क्या है बेटा, सारे कार्बोनेट्स है ना, हाँ ये लिथियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये रुबिडियम कार्बोनेट है, ये सीजियम कार्बोनेट है। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है, फाई कम होता जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जा रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर हम फैजांस रूल पे आ गए हैं। आई रिपीट, एक बार हम फिर फैजांस रूल पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, Li2CO3 की होनी चाहिए। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन ये तो ब्रेक होकर के कम से कम Li2O प्लस CO2 दे देता है, ये तो ब्रेक होकर के ऑन हीटिंग आई मीन कोई रिएक्शन ही देना पसंद नहीं करते। ये बात समझ में आ गई। ये इतने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होते हैं, इतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होती है इनकी कि ऑन हिटिंग कोई रिएक्शन देना ही पसंद नहीं करते। तो ये भी हमने फैजांस रूल में पढ़ा है। कहां पढ़ा है बेटा, फैजांस, ठीक है, रूल में पढ़ा है। कहां पढ़ा है, फैजांस
रूल में पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट पॉइंट, Mg3C2H2O के साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है, वो क्या है? देखिए Mg2C3, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये Mg+2 और C3-4 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? C3-4 में बदल जाएगा। आगे आपको पता है कि कौन किसके साथ जाएगा, तो ये बन गया MgOH होल ट्वाइस और ये बन गया अपना C3H4। बात समझ में आई? द फाइनल आंसर अब आप देख सकते हैं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। भाई जब हम मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो अमोनिनेटेड मेटल और अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है और उसी की वजह से ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, अमोनिनेटेड वही जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट विच फाइंड्स यूज इन क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। देखिए इनमें से वो कौन सा सॉल्ट है जो क्या कहते हैं, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं उसको कहते हैं माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट बोला जाता है। दूसरा नाम है, जो आता जा रहा है बोलते जाओ, सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फेट। ये माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट होता है जो डी ब्लॉक कैटायंस के आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है और इसकी जो कलर टेबल है वो बिल्कुल बोरेक्स बीड की तरह होती है। याद करिए जो हम बोरेक्स बीड में पढ़ते हैं वैसी की वैसी ही कलर टेबल इसकी भी होती है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको बस याद रखना है कि H2SO4 और सोडियम बाई कार्बोनेट मिलकर के ये एक सॉल्यूशन जो तैयार करते हैं, लाइक दैट फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। CsBr3 कंटेंट्स क्या रखता है साहब? देखिए CS प्लस और Br3-, इसमें डाउट इसलिए भी नहीं करना बनता है कि भाई फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, +1 ही तो बनाएगा और तो कोई इसके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर फाइनल आंसर सी यही होगा ना, सी आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा। EDTA, ठीक है ना, इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ। EDTA का यूज किस में होता है? देखिए एक तरह का लिगैंड है, कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ के आ चुके हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के एस्टिमेशन में इसका यूज होता है। आई रिपीट, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के एस्टिमेशन में इसका यूज होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मतलब मैंने कहा ना मिक्स क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड भी है, ठीक है ना, और थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है, मिक्स क्वेश्चन है ब्लॉक केमिस्ट्री के। द एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि सेकेंड ए ग्रुप पे हम दोबारा से आ गए, विच डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू बुनसन फ्लेम। फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं, बताइए भाई कौन से मेटल रिएक्शन नहीं दे, फ्लेम को कलर नहीं देते? तो आंसर इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। याद करिए बेरिलियम और मैग्नीशियम ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते। अब जब इलेक्ट्रॉन ही लूज नहीं करेंगे तो भैया कलर वलर भी कहां से अपीयर होगा? तो कुल मिलाकर के बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे हैं जो रिएक्शन देना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नहीं बनाया जा सकता भाई, किसके थ्रू नहीं बनाया जा सकता? आइए जरा देखे लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर इसको हम हीट करेंगे तो सबसे पहले तो ये देगा KNO2 प्लस O, और ज्यादा हीट करेंगे तो फाइनली ऑन हीटिंग ये क्या देगा? K2O प्लस N2 प्लस O। तो इसके थ्रू तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा? इसके थ्रू तो अपन ऑन हीटिंग इसको नहीं बना सकते। किसको? NO2 को। हाँ, बाकी जितने भी हैं ये सब ऑन हीटिंग क्या करते हैं बेटा? आई रिपीट, बाकी सब ये जो है
ये ऑन हीटिंग क्या करते हैं, नाइट्रोजन सॉरी NO2 देना पसंद करते हैं, लेकिन केवल KNO3 है जो, और KNO3 नहीं है, K प्लस ले लो, RB प्लस ले लो, Na प्लस ले लो और सीजियम प्लस ले लो, ये सभी जो है चारों के चारों ऑन हीटिंग नाइट्रोजन देते हैं फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन NO2 नहीं देते। बाकी सब क्या करते हैं बेटा, NO2 गैस देने में कैपेबल है, बाकी सब क्या है, NO2 गैस देने में कैपेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा वापस से ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आपने फेजांस रूल पढ़ा हो, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये कुछ आपको मेटल आयंस, मेटल हैलाइड्स दिए हैं, मैग्नीशियम, RBB, Li, अब पूछा गया है कि इनमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कहां दिए गए हैं। तो देखिए फेजांस रूल लगाइए, अब आप देखिए Be है, यहां पे +2 है, +1 है, +2 है, +1 है। अब आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये +2 है, ये भी +2 है, तो जहां पे चार्ज ज्यादा है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर C/R होता है। तो जहां पे चार्ज ज्यादा है वहां फाई ज्यादा है, जहां पे फाई ज्यादा है वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अरे हाँ या ना, जहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वहां आयनिक कैरेक्टर कम है। तो अब आप इसको ऐसे सोचिए कि BeCl2 जो है वो छोटा साइज का है, ठीक है, चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है, तो इसका फाई ज्यादा होगा, फाई ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर है BeCl2 में, यानी कि आयनिक कैरेक्टर वहां पे सबसे कम है, करेक्ट। तो BeCl2 में आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है, लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, और हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर किसमें होंगे भाई, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होंगे RBCl में, चार्ज कम है और साइज बड़ा है। तो RBCl में हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होंगे और BeCl2 में लीस्ट आयनिक कैरेक्टर होंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, BeCl2 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपस में सब रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा, कुछ बचा ही नहीं बताने को भाई, साफ दिखाई दे रहा है कि BeH2 बनेगा, और ये BeH2 पॉलीमर बनाने की, डाइमर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। जब ये डाइमर बनाता है या जब ये पॉलीमर बनाता है, तो दोनों ही कंडीशन में इसमें 3C2E बॉन्डिंग होगी। पहचानने का तरीका याद करिए, मैं बता चुका हूं, सराउंडिंग एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, और जब सराउंडिंग एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ये क्या करेगा बेटा, ये ऑब्वियसली 3C2E बनाएगा। अगर लोन पेयर होता तो ये 3C4E बनाता। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा माय डियर, बॉम्बे, यानी कि BeH2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आता है Be2C हाइड्रोलाइज होकर के क्या देगा, और CaC2 हाइड्रोलाइज होकर के क्या देगा। तो X और Y पूछे उसने कि X और Y क्या होंगे। तो भाई ये जो है Be2C, ये एक्चुअल में ऐसा कॉम्बिनेशन है 2Be+2 एंड C-4, ओके। और ये जो है आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है, कैसा, ऐसा Ca+2 और C2 करेक्ट। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोलाइसिस पे बनाएगा पहला वाला जो है CH4 बनाएगा फाइनली हाइड्रोलाइसिस पे, और ये हाइड्रोलाइसिस पे बनाएगा C2H2। रीजन आपको पता ही है भाई कि वाटर क्या होता है, H+OH-। आदत डाल लो H2O को H+OH- बोलने की, बहुत सी रिएक्शन समझने में आसानी रहेगी। ओके, तो ये CH4 बनाएगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे CH4, 2 जुड़ेंगे C2H2। द फाइनल आंसर इज, पहले वाले में X CH4 होगा और Y वाले में C2H2 होगा, यानी कि आंसर इज C होगा, आंसर इज C होगा। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, यानी कि बात कर रहा है ये Mg3N2 की, किसकी बात कर रहा है बेटा, Mg3N2 की बात कर रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात कर रहा है।
वाटर से जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, वेरी सिंपल, मैंने कहा ना आदत डाल लो HOH बोलने की। तो HOH से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये H प्लस है, ये OH माइनस है। सबको पता है कि H प्लस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा, MgOH होल ट्वाइस बनेगा और साथ में अमोनिया बनेगा। अच्छा, बैलेंस करके देख लो, 2 नाइट्रोजन हैं तो उसी हिसाब से हम 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन हैं उसी हिसाब से हम वाटर मॉलिक्यूल भी ले लेंगे। तो फाइनली वहां पे 2 नाइट्रोजन है, यानी कि इसका मतलब है वहां 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर इज 2 मोल ऑफ अमोनिया। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड हाइड्रोलाइज होकर के हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरिलियम और एल्यूमिनियम exhibit many properties which are similar, है ना, but the two elements differ in। देखिए, बेरिलियम है और एल्यूमिनियम है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। गलत तो नहीं बोला भाई? आपस में क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलरिटी शो करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट भी होती हैं। आई रिपीट, कुछ क्या होती हैं बेटा? डिफरेंट भी होती हैं, अलग भी होती हैं। और वो अलग क्या है, जरा ध्यान से सुनना। पहले सिमिलर बात कर लेते हैं। बीई और एल्यूमिनियम, इनके हाइड्राइड्स डाइमर बनाने में कैपेबल हैं, हाँ या ना? ये BH2 है, डाइमर बनाने में कैपेबल है, पॉलीमर बनाने में कैपेबल है। उसी तरह से याद करो, AlH3 ये भी पॉलीमर बनाने में कैपेबल है। कुछ याद आया? दोनों पॉलीमर बनाने में कैपेबल है, डाइमर भी पॉलीमर है ना। आगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, हाँ साहब कोवेलेंट होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, 3C2E बॉन्डिंग है, ये सब कोवेलेंट के ही तो नेचर है। आगे एम्फोटेरिक होते हैं, हाँ साहब बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, इनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं? इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। बस अंतर क्या होता है कोवेलेंसी में? बेरिलियम जो है उसकी नॉर्मल कोवेलेंसी 2 होती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है। एल्यूमिनियम की अगर नॉर्मल कोवेलेंसी देखें तो 3 भी होती है और 4 भी हो सकती है, मैक्सिमम 6 भी हो सकती है। यानी कि अलग अलग बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये 2 बॉन्ड और 4 बॉन्ड भी बना सकता है, ये 3, 4 और 6 भी बना सकता है। तो बॉन्ड बनाने की जो इनकी कैपेसिटी है वो क्या है बेटा? अलग अलग है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following on thermal decomposition yield basic as well as acidic oxide? इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो बेसिक और एसिडिक दोनों तरह के कंपाउंड देता है? तो सबसे पहले जैसे NaNO3 की बात करें तो 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इसको हीट करा दूं तो NaNO2 प्लस ऑक्सीजन बन करके अलग हो जाएगा। 800 डिग्री तक चला जाऊं तो ये फाइनली Na2O प्लस N2 प्लस O बन के अलग हो जाएगा। तो यहां पे बेसिक ऑक्साइड तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एसिडिक ऑक्साइड कहीं बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। KClO3 को देखो साहब, MnO2 की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हो तो फाइनली ये KCl प्लस O देता है। ये भी कहीं से कहीं तक कोई बेसिक या एसिडिक ऑक्साइड देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। MnO2 की प्रेजेंस बहुत जरूरी है बेटा, MnO2 के बिना ये ब्रेक नहीं होगा, कैटलिस्ट का काम करता है। ये मैं ब्लॉक केमिस्ट्री जब पढ़ाता हूं तो उसमें बहुत जोर दे करके बताता हूं कि भाई ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ले लीजिए, CaO प्लस CO2 देता है, हाँ ये बेस है और ये एसिड है। और लगे हाँ तो NH4NO3 को भी देख ही लीजिए। NO3 माइनस क्या है बेटा? NO3 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सामने जो अमोनियम आयन आएगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब ये सामने अमोनियम आयन आएगा और उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो फाइनली N2O बनेगा और H2O बनेगा। अब कितने कितने बनेंगे? बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, 4 हाइड्रोजन है मतलब 2 H2O, आप चेक कर लो, बाकी N2O बचेगा, एक झटके में बैलेंस हो गया। तो ये क्लियर हो गया भाई। फाइनल इसका आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका आंसर C होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हॉटेस्ट रीजन जो होता है या हॉटेस्ट जोन जो होता है, ये एक फ्लेम है। जब हम बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता भी है। ये एक फ्लेम है बेटा, और क्या कहते हैं, इस फ्लेम में हम देखते हैं कि हॉटेस्ट जोन कहां पे होगा। तो हॉटेस्ट जोन जो होता है ये सेकंड रीजन में होता है। कहां पे होता है बेटा? हाँ, सबसे ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग जोन होता है, देन नीचे नीचे वाला इधर रिड्यूसिंग जोन होता है, बीच में जो सेंटर में रीजन नंबर 2 दिखाई दे रहा है ये हॉटेस्ट जोन होता है। तो फ्लेम टेस्ट और ये सब जो हम कराते हैं उसके लिए हमें फ्लेम की नॉलेज होना जरूरी होती है, इससे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया। तो द फाइनल आंसर इज क्या है? सेकंड पॉइंट हॉटेस्ट जोन की कैटेगरी में कंसीडर होता है, यानी कि रीजन 2। ओके, नाउ NaH क्या है? देखिए, एक तरह का हाइड्राइड है। और कैसा हाइड्राइड है? आयनिक हाइड्राइड है। जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। आयनिक होते हैं, मेटेलिक होते हैं, और क्या कहते हैं, कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट भी 3 तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, यानी कि जिनमें ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्ड बनने के बाद लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे अमोनिया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं जैसे CH4। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जैसे B2S6, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कई तरह के हाइड्राइड होते हैं। ये आयनिक हाइड्राइड होता है, और आयनिक हाइड्राइड को हम सेलाइन हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। ये सब IIT में आए हुए, मेंस एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। इसीलिए कहता हूं कि क्या कहते हैं, हमको अल्टरनेटिव नेम याद होने चाहिए। जैसे सिलिकेट्स का एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिलिकेट्स का एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपसे बोला जाए ऑर्थोसिलिकेट, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको नेजो बोलते हैं। जैसे पायरोसिलिकेट को सोरो बोलते हैं। जैसे मेटासिलिकेट 2 टाइप के होते हैं, साइक्लिक और चेन। फिर चेन भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल। सिंगल क्या कहते हैं, पैरोक्सिन, डबल एम्फीबॉल। फिर 2D सिलिकेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? 2D सिलिकेट को हम फाइलोसिलिकेट या शीट सिलिकेट भी बोलते हैं। देन 3D सिलिकेट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोसिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये अल्टरनेटिव नेम्स आपको पता होने चाहिए। ऑक्सी एसिड की बात करें तो ऑक्सी एसिड में भी क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिव नेम्स हमें पता होने चाहिए। जैसे H2S2O8 को हम मार्शल बोलते हैं, जैसे H2SO5 को हम कैरोस बोलते हैं, जैसे हम H3PO2 को फॉस्फिनिक बोलते हैं, जैसे हम H3PO4 को फॉस्फोनिक बोलते हैं, जैसे हम HNO3 को एक्वाफोर्टिस बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 जैसे होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्पिरिट ऑफ नाइटर HNO3 को भी बोला जाता है। इस तरह के कई तरह के क्या कहते हैं, नाम होते हैं। एक्वारेजिया 1 पार्ट HNO3 3 पार्ट HCl बोलते हैं। तो इस तरह के कई अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं बेटा। ये मैंने आपको इसलिए बताएं कि आप इनको एक बार अगर नहीं आपको पता है तो इनको लिख लेना, इसलिए मैंने ये नाम बोल दिए हैं सारे, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा विक्ट्री सेलिब्रेशन में। ओके, विक्ट्री सेलिब्रेशन में मुलाकात होगी बेटा, आपका इंतजार रहेगा। बढ़िया से पेपर दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए, फोड़ के आइए, ठीक है। ध्यान रखना, जब तक हम IIT को फोड़ेंगे नहीं तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, टेक केयर बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।